नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले पाकिस्तान के हाफिज मुनीर और शहबाज तीनों की गठबंधन की सरकार को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान में चाहे आतंकवादी हो, फौजी हो, राजनेता हो या फिर हो जिहादी, ये सभी एक ही टीम का हिस्सा है। और अब ये सब मिलकर पाकिस्तान में रैली भी कर रहे हैं, जिसके कर्ता धर्ता कौन? आतंकवादी। आज आपको आतंकवादियों की वो रैली भी दिखाएंगे जिसमें आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और लश्कर का संस्थापक आमिर हमजा भी था। और इसी रैली में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बड़े नेता भी शामिल थे। रैली के पोस्टर बॉय थे आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और इसके बाद आपको भक्ति और शक्ति का एक अनूठा संगम दिखाएंगे, जिसमें शक्ति के प्रतीक हैं भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भक्ति के स्वरूप हैं स्वामी रामभद्राचार्य। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चित्रकूट में स्वामी रामभद्राचार्य के आश्रम पहुंचकर राम मंत्र की दीक्षा ली और इसके बाद रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके ही मांग लिया। आज आपको भारत की उस सनातन परंपरा के बारे में भी बताएंगे जो गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी कर सकती है। तो सवाल यह है कि क्या अब पीओके वापस लाने का सही समय आ चुका है? और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, जब पूरी दुनिया जंग के मुहाने पर है तब मैं एक और जंग के बारे में बात करूंगी और यह जंग है मोटापे के खिलाफ, जो भारत के लोगों को जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। इस वक्त हमारे देश में करीब 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और आने वाले दशकों में यह मोटापा एक महामारी बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी देशवासियों से इसके खिलाफ जंग छेड़ने की अपील कर रहे हैं और अब एफएसएसएआई ने राज्य सरकारों को तेल और चीनी की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए समय आ गया है कि जब सभी भारतीय एक साथ ऑपरेशन मोटापा दूर शुरू कर दें, जिससे मोटापे के लॉन्च पैड समय रहते खत्म किए जा सके और पूरा देश मोटापे के आतंक से मुक्त हो सके। और आज आपको मैं कुछ खास टिप्स अपनी तरफ से भी दूंगी अगर वजन कंट्रोल में रखना है। पाकिस्तान जिहादियों का मुल्क है और पाकिस्तान की चाहे हुकूमत हो, हुक्मरान हो, फौजी हो या फिर जिहादी हो, सब मिलकर एक ही टीम में है। वक्त आने पर सब आतंकी बन जाते हैं। इन्हें दुनिया अलग अलग ना समझे। भारत पूरी दुनिया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है और अगर दुनिया को अब भी कोई शक है तो हमारा आज का सबसे पहला विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि हाल के 4 दिन के युद्ध में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान जश्न मना रहा है ना? बड़ी अजीब सी बात कि पाकिस्तान हार का भी जश्न मना रहा है। पाकिस्तान अपनी बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, लेकिन पाकिस्तान है ही ऐसा। उसका पूरे मुल्क का निजाम इसी झूठ पर चलता है। और ऐसी ही हार के जश्न की एक रैली कल पाकिस्तान के पंजाब के कसूर जिले में हुई। इस रैली की बड़ी बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी थे और यह आतंकी और पाकिस्तान के हुक्मरान एक ही मंच शेयर कर रहे थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में आतंकियों का और हुक्मरानों का गठबंधन कैसे हुआ। अब आपको ये बताते हैं, इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको कई आतंकी नेता एक साथ दिख रहे हैं। सबसे पहले आतंकियों की बात करते हैं तो इसमें आपको हाफिज सईद का जो बेटा है, ये देखिए, सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए। ये है तलहा सईद, ये बेटा है हाफिज सईद। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और उसके साथ लश्कर का कमांडर और पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। अब ये फुल फ्रेम दिखा दीजिए। मास्टरमाइंड है ये पहलगांव हमले का और अब भी लोग सबूत मांग रहे हैं। इसके अलावा इसी रैली में लश्कर का संस्थापक आमिर हमजा भी था। अब जरा नेताओं को भी देखिए, वो भी जरा पहचान लीजिए। इसमें पाकिस्तान के, ये देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी दिख रहे हैं।
ये देखिए, ये स्पीकर है वहां पंजाब विधानसभा के। पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड के साथ पंजाब विधानसभा का स्पीकर बैठा हुआ है। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान भी मौजूद है। वाह। तो देखिए, एक पूरी गठबंधन की जो सरकार चल रही है वहां पर, वो शहबाज शरीफ और आतंकियों की, मुनीर के साथ आतंकियों और पाकिस्तान के हुक्मरानों का कितना शानदार गठबंधन। फिर भी पाकिस्तान के नेता इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि उनका मुल्क आतंकवाद नहीं फैलाता, बल्कि वो आतंकवाद के पीड़ित हैं। क्या जिसका पिता इतना बड़ा आतंकवादी हो, तलहा सईद, जिसे भारत पर एक नहीं अनेकों हमले करवाए, मुंबई का अटैक करवाया, जिस हाफिज सईद को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, सबने, दोनों ने आतंकी घोषित किया है हाफिज सईद को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूएन हो। उसके बेटे के साथ एक स्पीकर बैठा है, एक मंत्री बैठा है, जिसे खुद पाकिस्तान ने दिखाने के लिए ही सही जेल में बंद किया। क्या उसका बेटा जिहादी नहीं है? और ऐसे व्यक्ति के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान मंच शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरान हो या फिर पाकिस्तान की फौज, दोनों ही जिहादी मानसिकता के। पाकिस्तान के हुक्मरानों का आतंकियों से रिश्ता आपने देख लिया। कुछ दिन पहले ही जब भारत ने अपनी स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी मारे, तब पाकिस्तान की फौज इन आतंकियों के जनाजे में जा रही थी। बड़े बड़े आतंकी खुद उस वक्त भी यहां मौजूद थे, जो नमाजे जनाजा पढ़ा रही थी, और खुद आर्मी चीफ इन मारे गए आतंकियों के ताबूत में गुलदस्ते फूल के भेज रहे थे। और अब आतंकियों के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। बड़ी बात तो ये थी कि पाकिस्तान के कसूर में हुई कल आतंकियों की इस रैली में हुक्मरान पहले आए, वेट किया, फिर हुई एंट्री आतंकियों की। खास तौर पर हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद वीवीआईपी है वहां का। आपको सुनाते हैं कि जब आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की एंट्री हुई, तो उस वक्त मंच पर पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान का भाषण चल रहा था। केंद्रीय मंत्री का भाषण बीच में रुकवा कर तलहा सईद की एंट्री का बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया। हाफिज के आतंकी बेटे की एंट्री पर खूब नारेबाजी की गई। यह है पाकिस्तान की आतंकी हकीकत। हमने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकी एक ही हैं? इसका एक और उदाहरण इसी रैली में दिखा। यहाँ लोगों ने हाथों में आसिम मुनीर और हाफिज सईद के पोस्टर लिए हुए थे। ये देखिए, हाफिज सईद, मुनीर, एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ और अब तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, दूसरा सबसे बड़ा आतंकी। इन्हें गर्व ऐसों पर ही होता है। भारत का मोस्ट वांटेड, अमेरिका, यूएन का घोषित ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन पाकिस्तान में हाफिज सईद का ऐसे ही गुणगान होता है। जब बेटा आता है तो मंत्री रुक जाते हैं, स्वागत ऐसा होता है। हाफिज सईद पाकिस्तान के आतंकियों के लिए हीरो है। आतंकियों के लिए तो हीरो है ही, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी हाफिज किसी हीरो से कम नहीं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान खुलेआम इस रैली में स्वीकार कर रहा है कि हाफिज सईद से तो हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। बता रहा है कि उसके पिता और हाफिज सईद साथ ही रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान में ऐसे आतंकियों की सरकार चल रही है, ये पाकिस्तान में हुकूमत का हिस्सा है। अब तो ऐसा लगता है कि भारत के हमले के बाद जब पाकिस्तान में इस तरह की रैलियां हो रही हैं, तो पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल रही है। पहले जो छुप छुप कर पीछे पीछे चल रहा था, अब तो खुलेआम हो रहा है, क्योंकि अब आतंकी बड़े चिढ़े हुए हैं, तो उनको पुचकारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उनके आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया, तो उनको पुचकारने की एक पूरी साजिश चल रही है। अब ये देखिए कि कैसे पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का स्पीकर हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद और दूसरे आतंकियों से अपने रिश्ते गिनवा रहा है। न सिर्फ रिश्ते स्वीकार कर रहा है, बल्कि बड़े गर्व से बता रहा है। अब भी कोई शक रह गया कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है? भारत तो ये हकीकत जानता ही है, लेकिन हैरानी दुनिया पर होती है। अब कहाँ है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ग्रेट नेशन, पाकिस्तान के नेताओं को ग्रेट लीडर्स कह रहे थे? ये है पाकिस्तान के ग्रेट लीडर्स की हकीकत। मलिक मोहम्मद अहमद इसी कसूर शहर का रहने वाला है। नवाज शरीफ की पार्टी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2024 से पंजाब असेंबली का स्पीकर है। उसके पिता भी पाकिस्तान के पंजाब से विधायक रह चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा नेता हो, ये पाकिस्तान का एक बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से जिहादी है। आतंकियों और नेताओं के इस गठबंधन की रैली में एक और आतंकी भी था, सैफुल्लाह कसूरी, जो लश्कर का एक आतंकी है, लश्कर के पेशावर हेडक्वार्टर का कमांडर है। पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है, भारत का मुजरिम। जैसे ही पहलगांव का हमला हुआ, यह अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन अब यह बिल से बाहर आया है। वो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि उसे भारत की तरफ से पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड बताया गया। बार बार वहां पर मंच पर यह बात बता रहा है। इसी पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। लश्कर के मुरीद के हेडक्वार्टर और जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को जमीन में मिला दिया था, जिसमें 100 से ऊपर आतंकियों की मौत हो गई थी। भारत में अभी भी बहुत से सबूत मांगने वाले गैंग घूम रहे हैं, बहुत से पाकिस्तान के हमदर्द हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद ही दुनिया भर में घूम घूम कर सबूत बता रहा है कि भारत ने बहुत मारा, और अब तो पाकिस्तान के आतंकी भी कह रहे हैं कि भारत की स्ट्राइक में उनके भाई मारे गए। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कल ये स्वीकारा है कि उसके कई जानने वाले और अजीज आतंकियों की भारत के हमले में मौत हुई है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का आतंकी कैसे रो रहा है, ये सब सुने। अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से आतंकी वहां पर मारे गए हैं और कैसे अब मातम वहां मनाया जा रहा है। लेकिन ये सब भाषणबाजी सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह से इज्जत बची रहे, जिस तरह से भारत ने ठोका है। हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान के आतंकी नेता, जैसे आतंकियों और नेताओं की इस गठबंधन की रैली में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। तलहा सईद का जलवा हमने आपको दिखाया, कैसे उसके लिए मंत्री को चुप रहने को कहा गया, वहां नारे लगाए गए, कैसे तलहा के आने पर सारे नेता आतंकी खड़े हो गए। तलहा सईद के बाप हाफिज सईद पाकिस्तान की जिहादी सोच वालों का सबसे बड़ा हीरो है। इसीलिए तलहा को भी अपने बाप की ही तरह आतंकियों के वर्ल्ड में पूजा जाता है। और तलहा सईद पाकिस्तान के जिहादियों की इन उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा भी उतरता है। उसने कल अपने बाप की ही तरह भारत को धमकी दी है, जिहाद की धमकी। ये हाफिज सईद का बेटा खुलेआम पाकिस्तान में तलहा सईद इस तरह से भारत के खिलाफ उकसा रहा है, लेकिन किस किस की आंखें बंद हैं ये सबको पता है। पाकिस्तान में ये सारी रैलियां इसलिए भी हो रही हैं कि वो अपनी हुकूमत पर हाफिज सईद को बाहर निकालने का दबाव बनाए। वैसे तो हाफिज सईद पूरी तरह से मौज में है। हम ये कई बार बता चुके हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान की फौज की सिक्योरिटी में पूरी तरह से सुरक्षित है। वीवीआईपी से भी ऊपर अगर कोई स्टेटस होता है तो वो वहां आतंकियों को मिलता है। उसे पाकिस्तान ने बस दुनिया को दिखाने के लिए जेल में डाला है। अब ये बात खुद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने स्वीकार की है। तलहा सईद ने एक इंटरव्यू में बाकायदा बताया कि हाफिज सईद की दिनचर्या बहुत शानदार चल रही है। सोचिए, जिस आतंकी ने भारत को इतने दर्द दिए, वो कैसे पाकिस्तान की जेलों में एक शानदार जीवन जी रहा है, और ये खुद उसी का बेटा बता रहा है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का, फौज का, आतंकियों का बहुत बड़ा याराना है। यह आवाज 7 समंदर पार अमेरिका तक भी पहुंचनी चाहिए। हाफिज सईद, जिसे खुद अमेरिका, यूनाइटेड नेशन सब ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो हाफिज सईद का बेटा खुलेआम वहां पर लोगों को उकसाता है, इंटरव्यूज में बता रहा है कि हाफिज सईद तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत ने उसके खिलाफ पूरी दुनिया में सबूत दिए हुए हैं। भारत ने यह बताया है कि मुंबई के 26/11 के हमलों में उसकी क्या भूमिका थी, कैसे उसने पाकिस्तान से जिहादी तैयार करवाकर भारत पर हमला करने के लिए बाकायदा भेजे थे। इसी के बाद उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगा। लश्कर बैन हुआ, हाफिज ने नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया। जमात-उद-दावा भी बैन हुआ तो हाफिज ने उसे राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया और उसे मरकजी मुस्लिम लीग बना दिया। लेकिन उसकी पार्टी में नेता नहीं, आतंकी है। भारत तो लगातार ये डिमांड करता ही रहा है
कि पाकिस्तान हाफिज जैसे मोस्ट वांटेड को उसे सौंपे ताकि हम हाफिज का हिसाब कर सकें। हाफिज का बेटा इसी कल्पना से कांप रहा है, तभी वो बार बार इन बातों की चर्चा, इसीलिए कह रहा है कि ऐसे सवाल ही मत पूछो। लेकिन भारत ने आज फिर से एक बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान भारत के मोस्ट वांटेड को लेकर बात करे, पीओके को भारत को देने को लेकर बात करे, बाकी पाकिस्तान के साथ कोई बात इसके अलावा होगी ही नहीं। You are well aware of our position that any India-Pakistan engagement has to be bilateral. At the same time, we are clear that talks and terror don't go together. On terrorism itself, we are open to discussing the handing over to Pakistan, to India, of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and on the Indus Water Treaty, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान की सरकार, फौज, आतंकी बहुत ज़्यादा डर गए हैं। आतंकी संगठनों ने अपने जिहादियों की नई भर्ती शुरू कर दी है। एक तरफ वो इस तरह से जश्न मनाकर किसी तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं जो आतंकी मारे गए हैं उनके परिवार वालों की, तो दूसरी तरफ भर्ती शुरू। माना जा रहा है कि भारत की स्ट्राइक में मारे गए जैश और लश्कर के आतंकियों के खात्मे के बाद अब ये नई भर्ती हो रही है और इसीलिए पाकिस्तान के शहरों में घूम घूम कर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ये आतंकी संगठन नए जिहादी तैयार कर रहा है। जैश ए मोहम्मद ने फेसबुक, मतलब आप सोचिए एक ऐसा देश है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, व्हाट्सएप पर नए पेजेस बना दिए हैं जिसमें लोगों को अपनी जिहादी विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। लोगों से भारत के खिलाफ जिहाद की अपील की जा रही है। इसके अलावा लोगों से डोनेशंस भी मांगा जा रहा है। तो खैरात के पैसे पर अब खून का खेल खेलने की पूरी तैयारी है। जैश ए मोहम्मद की जिहाद के लिए हायरिंग का पहला सबूत आपको दिखाते हैं। 18 मई 2025 को व्हाट्सएप पर जैश की तरफ से हायरिंग का विज्ञापन दिखा। इसकी भाषा देखिए, उर्दू में है। हमने इसे आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। इसमें लिखा है कि हमारे से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। ये हज़रत मौलाना मसूद अजहर के लिए कसम लेने का मौका है। जिहादी सफ़र की आपको दावत दी जाती है। सोचिए कैसे खुलेआम भर्ती चल रही है आतंकियों की। एक और सबूत, ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए व्हाट्सएप चैनल पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट गाइड की तस्वीर है। यानी भर्ती कैसे करनी है, उसमें क्या चाहिए, भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, भर्ती का फॉर्म भरना है। आतंकियों को इसमें इसकी डिटेलिंग दी गई है। बाकायदा आतंकियों के वीडियो मांगे गए हैं। भर्ती के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला है कॉमन SMS के जरिए, दूसरा है व्हाट्सएप के जरिए, तीसरा है टेलीग्राम के जरिए। अब हम आपको फेसबुक पर मौजूद वो प्रोपेगेंडा हैंडल्स दिखा रहे हैं जो सीधे जैश से जुड़े हुए हैं। यही फेसबुक के जरिए भविष्य के आतंकियों को तलाशने की फिराक में ये सब कुछ किया जा रहा है। ये भारत के लिए चिंता की बात है कि पाकिस्तान ने फिर से अपने आतंकियों की भर्ती शुरू कर दी है। बहुत से लोगों ने यही विचार व्यक्त किए थे कि पाकिस्तान तो आतंकी देश है ही, वहाँ कितने भी आतंकियों को मार दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ एक एक गली में कई 100 आतंकी घूम रहे हैं जो मरने मारने के लिए तैयार हैं। इसीलिए भारत को अगली सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों के स्रोत पर करनी चाहिए और आतंकियों का सोर्स है पाकिस्तान की आर्मी। और यही तो भारत के सांसद भी विदेशों में जाकर समझा रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक की वो दुकान है जिस पर अब ताला लगाने का वक्त आ गया है और इसीलिए हमने इस बार उनके एयर बेसिस पर हमला किया था। सुनिए। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. This Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. And in fact, Pakistan
If it stops these Takfiri terrorist groups, there will be stability in South Asia, there will be progress in South Asia. What happened on the 9th? Their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror and say that, look, we are warning you, don't do it. Don't force us to go on that path. लीडर शहबाज शरीफ को भी लग रहा है, इसीलिए वो भारत के साथ बातचीत के लिए आतुरता दिखा रहा है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत फिर से हमला कर सकता है, क्योंकि इस बार तो मामला अधूरा रह गया, आतंकी भी पनप रहे हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ मुस्लिम वर्ल्ड में घूम घूम कर बता रहा है कि भारत ने इस बार बहुत मारा है। लेकिन इधर से मोदी भी कह रहे हैं कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। एटम बम की गीदड़ बत्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। शहबाज शरीफ ने उन्हीं मुल्कों को चुना है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये सब जो कबूलनामा उसके बाद आया है और वो खुद मान रहा है, अंदर अंदर चाहे जितनी भी जीत जश्न करता रहे, अलग अलग मुल्कों में जा रहा है ये बताने के लिए कि भाई हमारे ये हीरो है मुनीर। शहबाज शरीफ ने उन्हीं मुल्कों को इसके लिए चुना है जहां से उसे भारत के साथ इस युद्ध के दौरान भरपूर समर्थन मिला। पहले तुर्की, फिर ईरान, फिर अजरबैजान, जहां तुर्की के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकारा कि 9-10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के कई एयर बेसेस तबाह कर दिए, उन्हें नुकसान पहुंचाया। भारत ने एक साथ पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया था और इसी के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। अमेरिका से बाकायदा गुहार लगाई थी कि भारत से सीज फायर की बात कर लो। अब तो खुद शहबाज शरीफ स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी विदेश जाकर अपने मुस्लिम मालिकों के सामने कह रहे हैं कि भारत ने हमारे सैन्य ठिकानों पर ब्रह्मोस दागी थी। शहबाज शरीफ पता नहीं क्या क्या कर बैठे इस एक भाषण में। एक तो विश्व समुदाय के सामने पहले यह बता दिया कि भारत ने हमें पीट दिया, ब्रह्मोस की मार्केटिंग कर दी, और फिर ये बताने के बाद कि भारत ने हमें पीट दिया, आसिम मुनीर को कहा खड़े हो जाओ और कहा ताली बजा दो इनके लिए। मतलब इससे ज्यादा डैमेज कोई अपने देश को कैसे कर सकता है, इस पर एक मैनुअल लिखना चाहिए शहबाज शरीफ को, और विदेश जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। असल में पाकिस्तान को यह भी डर है कि कहीं भारत पीओके पर हमला करके उसे हासिल ना कर ले। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के सीने में किसी शूल की तरह चुभता है और इसे भारत की टॉप लीडरशिप बताती ही रहती है। भारत ने तो जम्मू कश्मीर की अपनी असेंबली में पीओके के लिए सीटें भी आरक्षित रखी हैं, क्योंकि भारत ये मानता है कि आज नहीं तो कल पीओके को भारत का हिस्सा होना ही है। इसी पीओके को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। सरकार का यह भी मानना है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत को सेना नहीं भेजनी पड़ेगी, आवाज वहीं से उठेगी, और ऐसा ही हो रहा है। पीओके में पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर खुद वहीं के लोग आवाज उठा रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान पीओके के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग करता है, बदले में उन्हें कोई सुविधा नहीं देता। सुविधा तो दूर, जरूरत की चीजें नहीं देता। उन्हें कहा था कि युद्ध की स्थिति हो सकती है, राशन इकट्ठा करो। जब उन्होंने इकट्ठा किया तो सेना ले गई उसे लूटकर पंजाब। और अब वो ये देखते हैं कि भारत के कश्मीर में तो अच्छा खासा विकास हो रहा है, तो फिर
वहीं से ये आवाज उठती है कि पीओके को भारत में मिलाओ। भारत इंतजार कर रहा है पीओके का ये आंदोलन और बड़ा हो और फिर खुद वहां की आवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करती। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब पीओके से ही भारत में शामिल होने की आवाज उठेगी। पाकिस्तान की फौज को भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान सुनना चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। यह पीओके कहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। अब यह भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आज ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर यह बात कही और आज ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का भी पीओके को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान आ गया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को अपनी पत्नी संग चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। उसके बाद लेकिन इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को दीक्षा के साथ जीत का मंत्र भी दिया और गुरु दक्षिणा में पीओके भी मांग लिया। अब भारत की समृद्ध परंपरा में गुरु दक्षिणा में तो शिष्यों ने अपना अंगूठा भी दिया है और राजाओं ने अपने गुरुओं को अपना पूरा राजपाट भी दिया है। तो अब देशवासी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने गुरु की इच्छा का सम्मान करेंगे, गुरु दक्षिणा में पीओके ला कर देंगे। पाक को कुछ संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। गुरु जी जैसे आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना सबक देना चाहिए। उचित सबक हो तब नक्शे से मिट जाएगा। अब चल नहीं दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दक्षिणा है। कई सारी कहानियां हैं जिसमें गुरु ऐसी चीज मांग लेते हैं जिसके लिए सब कुछ न्योछावर करने को शिष्य तैयार हो जाते हैं। यही समय है, सही समय है। अभी भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में गए बिना उसके आतंकी अड्डे उड़ाए हैं। पाकिस्तान ने हवाई हमले की हिमाकत की तो उसके हवाई अड्डे ही बर्बाद कर दिए हैं। पाकिस्तान दुनिया में घूम कर बता रहा है कि भारत ने बहुत मारा और आज एयरफोर्स चीफ ने फिर से बता दिया कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये भले ही फिल्मी डायलॉग लग रहा हो लेकिन ये कोरी कल्पना नहीं है। भारत ने ये साबित करके दिखाया है कि पाकिस्तान को ये भी बताया है कि अगर अब आगे उसने फिर से कोई आतंकी हमला किया तो भारत ऐसा करारा जवाब देगा, पाकिस्तान फिर से सर उठा नहीं पाएगा। Whether it's a land power or naval power, Air Force will always remain. The air power will have to be interesting to both these. Any kind of operations that we do, we can't do it without air power, and I think that has been proved very well during this operations also. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. And when it comes to producing in numbers, the capacity comes in. So we need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। और अब समय आ गया है
कि मोटापे के खिलाफ एक जंग भारतीयों को भी शुरू करनी होगी। इस वक्त हमारे देश के 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और एक अनुमान है कि साल 2050 तक करीब 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे। मतलब यह है कि अगले 25 साल में मोटे लोगों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। यह अनुमान बताता है कि कब तक मोटापा एक महामारी तब तक बन चुका होगा। देखिए, बॉडी शेमिंग किसी की भी नहीं करनी चाहिए और हम सबको सेंसिटिव होकर इसका मुकाबला करना है, लेकिन सेहतमंद रहना जरूरी है। इसीलिए हमें आज से ही इसके खिलाफ एक महायुद्ध शुरू करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों से मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील कर चुके हैं और उनकी अपील पर FSSAI ने राज्यों को तेल हो, चीनी की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। FSSAI ने देश के सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सीधा निर्देश दिया है कि वो जनता से तेल और चीनी की खपत को सीधा 10%, आप 10% नीचे लेकर आइए। आप उनसे अपील कीजिए कि लोग अपने खाने पीने में नियंत्रण करें, तेल चीनी कम करें, 10% नीचे लाएं। सिर्फ यही नहीं, राज्यों से कहा गया है कि वो जनता को संतुलित आहार लेने के लिए भी प्रेरित करें। इसके अलावा अब CBSE बोर्ड के स्कूलों में आपको शुगर बोर्ड दिखाई देगा। इस शुगर बोर्ड पर चीनी को लेकर बच्चों में जागरूकता लाई जाएगी। बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कितनी मात्रा में मीठी चीजें खाना सेहत के लिए ठीक होती है और बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि ज्यादा चीनी उनकी सेहत के लिए क्यों हानिकारक है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, चॉकलेट्स यानी जो मीठी चीजों हैं उनसे सेहत पर जो बुरा असर पड़ता है उसके बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मोटापे के खिलाफ जंग के 3 विजय मंत्र दिए थे। उनका पहला मंत्र है एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि देश के हर व्यक्ति को रोजाना एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, वर्कआउट कीजिए। दूसरा मंत्र है संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड। पीएम मोदी ने कहा था कि जिस तरह हमारे बुजुर्ग ताज़ी चीज़ें खाते थे, प्राकृतिक संतुलित आहार खाते थे, घर का भोजन खाते थे, वैसे ही हमें बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट करना चाहिए। तीसरा मंत्र, खाने के तेल में कटौती कीजिए। हमारे घरों में बनने वाली लगभग हर प्रकार की सब्जियों में घी, तेल का इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि हर व्यक्ति को खाद्य तेल के इस्तेमाल में लगभग 10% की कटौती करनी ही चाहिए। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी कि मोटापे के खिलाफ जो खान पान में बदलाव करने वाली अपील थी वो जरा सुनवाइए। अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे और ये सब करना वाकई जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील और FSSAI के प्रयास कामयाब होंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भारतीयों के दिन की शुरुआत ही तेल से तले हुए नाश्ते से कई बार होती है। आजकल सुबह का पसंदीदा नाश्ता ही पूरी कचौरी है, समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, पराठे, छोले भटूरे। रात का टाइम है, ये सब खाने की सोचिएगा भी मत सुनने के बाद या देखने के बाद। ये ऐसे पकवान हैं जिन्हें बनाने में काफ़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, सब खाने वाले भारतीय आखिर वजन को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 21,000 करोड़ समोसे खा जाते हैं। 21,000 करोड़ समोसे 365 दिन में। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ प्लेट छोले भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियाँ और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। ये सारा का सारा नाश्ता भरपूर तेल में तल कर बनाया जाता है। ये आप देख ही रहे हैं, जैसे तेल के समुद्र में ये लोग
डुबकियां लगा रहे हैं, समोसे हों, कचौड़ियां हों। केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं। 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। 94-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था, उसकी हर दिन की खपत 20 ग्राम थी। लेकिन अब एक भारतीय साल में 20 किलो से ज्यादा तेल खा लेता है, यानी हर दिन की खपत 55 ग्राम तक हो गई है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या लगातार रफ्तार से बढ़ रही है। 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते 35 करोड़ तक ये संख्या पहुंच गई है। इसी वजह से मोटापे के खिलाफ जंग में तेल की कटौती एक बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी भी खान पान में तेल की 10% कमी करने पर जोर देते हैं। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। हम 55 ग्राम खा रहे हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है एक की जगह। इसी वजह से वो मोटापे में ग्रस्त हो रहा है। भारतीय को तेल में तला हुआ भोजन इतना पसंद है कि कई हमारी जो पारंपरिक ऐसे खाने हैं वो तेल में तले जाते हैं। और तेल के हम सबसे बड़े, भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। यानी हम सबसे ज्यादा तेल खाने वाले देश ही नहीं बल्कि खरीदने वाले देश भी। हम इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन से खाद्य तेल का 55 से 60% हिस्सा खरीदते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि खाद्य तेल से प्रेम करने वाले भारतीय क्या मोटापे से छुटकारा पाने के लिए 10% की कटौती कर पाएंगे? ये सवाल भी है और चुनौती भी। भारत के लोग केवल खाने के तेल से ही प्यार नहीं करते, बल्कि हमारे लोगों को मीठी चीजें बहुत पसंद है। और जो लोग खूब मिठाई खाते हैं, एक मिठाई पर नहीं रुकते, वो ध्यान से सुनिए। खुशी के हर मौके पर कुछ मीठा हो जाए। बोलने वाले भारतीय क्या शुगर पर कंट्रोल कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल इससे बड़ा है क्योंकि मोटापा का एक बड़ा कारण शुगर है। लेकिन समस्या केवल मोटापा नहीं, डायबिटीज भी है, बीमारी है। और उसकी मुख्य वजह कई सारी अन्य कारण भी होते हैं, जिसमें आपकी जेनेटिक कारण होते हैं, प्रेशर, टेंशन होता है। लेकिन चीनी का भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। एक अनुमान है कि दुनिया के 25% डायबिटीज के मरीज भारत में हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 तक दुनिया में 82 करोड़ 80 लाख डायबिटीज के मरीज थे, जिनमें केवल भारत में ही 21 करोड़ थे, 21 करोड़ 20 लाख। इसके अलावा 14 करोड़ 80 लाख डायबिटीज पेशेंट चीन में थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि चीनी की जो अधिक इस्तेमाल करने के लिए वाले देश हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। WHO कहता है कि बच्चे और महिलाएं अगर दिन में 25 ग्राम चीनी या मीठी चीजें खाएं तो उनकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर पुरुष अधिकतम 36 ग्राम तक शुगर खा लें तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में मीठी चीजें खाना मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा पैदा कर सकती है। इसीलिए तेल के साथ साथ जरूरी है कि हम चीनी की खपत पर भी ध्यान दें। आपको एक बात बताना चाहते हैं। सवाल यह है कि कम तेल कम चीनी वाला संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन है ऐसी थाली जिसमें मौसमी हरी सब्जियां हो। सब्जियां खूब खाइए, दाल, रोटी, चावल, दही, दूध, दलिया, सत्तू, छाछ, खिचड़ी, फल वगैरह आपके खान का हिस्सा जरूर होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सब्जियों को पकाने के में तेल का इस्तेमाल कम करते थे। इसके बजाय वो पानी में सब्जियां पकाते थे। वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें उबालकर या भूनकर खाना पसंद करते थे। इसलिए हमें भी कम तेल में खाना पकाने की कला सीखनी चाहिए। और इसी के साथ एक आखिर में जाते जाते टिप अपनी तरफ से दे देती हूँ कि अगर आप एक दिन कम खाना खाएंगे या 2 दिन कम खाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम खाने की आदत लगानी होगी, उसको जीवन जीने का तरीका बनाना होगा। और ये सारी लड़ाई आपको यहाँ यानी अपने दिमाग से, विल पावर से करनी है। और कभी घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाला भी अपना मेडल सिर झुकाकर ही हासिल करता है। नमस्कार।